हेलो एवरीवन, आज हम राजनीति विज्ञान में कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। हम इसमें देखेंगे कि अब ये वो दौर था जिसमें जो है इनके करिश्माई नेता जवाहरलाल नेहरू जी नहीं रहे। उसके बाद जो है कांग्रेस प्रणाली जो है उसके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं वो सब हम इस लेसन में देखते हैं। जैसे कि राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि अब नेहरू जी के बाद उनका उत्तराधिकार कौन बने। 1964 में नेहरू की मृत्यु ने उत्तराधिकार के प्रश्न के बारे में बहुत सारी अटकलें लगाईं। कई चुनौतियों और अनसुलझी समस्याओं के कारण 1960 के दशक को खतरनाक दशक के रूप में चिन्हित किया गया था। नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री को सर्वसम्मति से कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में चुना गया और वे भारत के अगले प्रधानमंत्री बने। 1964 से 1966 के दौरान शास्त्री जी के कार्यकाल में देश को दो बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, खाद्य संकट और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध। शास्त्री का प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान दोनों चुनौतियों का सामना करने के लिए देश के संकल्प का प्रतीक था एक तरीके से। यानी कि अगर कोई आपसे ये भी पूछे कि जय जवान जय किसान का जो नारा है वो किसने दिया था, तो अब लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अब इनके दौर की जो दो मुख्य बातें थी, मतलब दो बहुत बड़ी ही चुनौती थी, वो ये था, एक तो जो है 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ा और दूसरा क्या था, इस समय में खाद्य संकट बहुत ज़्यादा आ चुके थे हमारे पास, बिहार में एकदम सूखा पड़ गया था। अब 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच गहन प्रतिस्पर्धा हुई। इंदिरा गांधी को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का समर्थन प्राप्त था। चौथा आम चुनाव हुआ 1967। ये पहला एक ऐसा इलेक्शन था जहाँ पे जो है जवाहरलाल नेहरू जी के बिना जो लड़ा जा रहा था। इससे पहले जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का। वर्ष 1967 को भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में एक ऐतिहासिक वर्ष माना जाता है। प्रचलित राजनीतिक वातावरण में आर्थिक स्थिति मूल्य वृद्धि से आगे बढ़ गई। लोगों ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, भोजन की कमी आदि के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टियों ने बड़ी समानता के लिए संघर्ष शुरू किया। 1960 के दशक में आज़ादी के बाद के सबसे खराब हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए। अब गैर कांग्रेसवाद ये क्या था? विपक्षी दल सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन आयोजित करने और सरकार पर दबाव बनाने में सबसे आगे थे। यानी कि जो विपक्षी दलों का वो क्या कार्य होता था कि जो सत्ताधारी पार्टी है उस पर एक तरीके से प्रेशर बनाना। इन विपक्षी दलों ने महसूस किया कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस के भीतर आंतरिक बिखराव ने उन्हें कांग्रेस से बाहर निकलने का अवसर प्रदान किया है। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को टियोन कांग्रेसवाद का नाम दिया। यानी कि जो ये गैर कांग्रेसवाद एक जो धारणा है वो किसने दी थी? राम मनोहर लोहिया जी ने दी थी। चुनावी फैसला क्या था वो देखते हैं। फरवरी 1967 में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चौथे आम चुनाव हुए। परिणामों ने कांग्रेस को राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर झटका दिया और इसे राजनीतिक भूकंप कहा गया। गठबंधन 1967 के चुनावों ने गठबंधन की घटना को चित्र में लाया। गठबंधन क्या होता है? जब बहुत सारी जो पार्टी होती है, किसी एक को भी बहुमत नहीं प्राप्त होता है और बहुत सी पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है तो उसको हम गठबंधन कहते हैं। चूंकि किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला था, इसलिए विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों ने संयुक्त विधायी दलों, हिंदी में सम्मिलित विधायी दल का गठन किया, जिसने गैर कांग्रेस सरकारों का समर्थन किया। फिर दल बदल। अब इसी दौर में जो है दल बदल की राजनीति बहुत ज़्यादा ही थी। दल बदल का अर्थ है एक निर्वाचित प्रतिनिधि उस पार्टी को छोड़ देता है जिसके प्रतीक पर वह निर्वाचित होता है और दूसरी पार्टी में शामिल होता है। इस अवधि में निरंतर एहसास और राजनीतिक निष्ठाओं की शिफ्टिंग ने राम गया राम की अभिव्यक्ति को जन्म दिया। यानी कि होता क्या है कि जिस पार्टी से हम निर्वाचित होते हैं उस पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टी में चले जाओ, इसको क्या कहते हैं? दल बदल की नीति कहा जाता है। फिर का कांग्रेस में विभाजन। कांग्रेस अपने अंदर से ही बहुत ज़्यादा विभाजित थी। वो देखते हैं कैसे। विभिन्न मतभेदों की वजह से 1967 के चुनाव में कांग्रेस को देखा गया कि विभाजन इसमें था। वो देखते हैं कैसे। इंदिरा बनाम सिंडिकेट। अब ये इंदिरा बनाम सिंडिकेट क्या था? सिंडिकेट वो समूह है जो कांग्रेस पार्टी में कुछ जो बड़े नेता थे उनके समूह को सिंडिकेट कहा जाता है। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर से शक्तिशाली और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। इंदिरा गांधी को सिंडिकेट से अपनी स्वतंत्रता का निर्माण करने और 1967 के चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करने की दिशा में काम करने के लिए सिंडिकेट से दो चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब राष्ट्रपति चुनाव 1969।
1969 में जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद भारत के राष्ट्रपति का पद खाली होने पर सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच गुटबाजी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। सिंडिकेट ने कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार एन संजीव रेड्डी का समर्थन किया, जबकि इंदिरा गांधी ने भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में डब्ल्यू गिरी का समर्थन किया। और फिर होता क्या है, इंदिरा गांधी ने 14 प्रमुख निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स के उन्मूलन की घोषणा की, जिससे मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में मतभेदों को दूर किया। प्रिवी पर्स क्या था, जो शासक हुआ करते थे रियासतों के, उनको कुछ स्पेशल अधिकार वगैरह दिए गए थे, उसको प्रिवी पर्स के नाम से जानते हैं, और उसका जो है उन्मूलन कर दिया गया था। अब आधिकारिक कांग्रेस उम्मीदवार की हार ने पार्टी में विभाजन को औपचारिक रूप दे दिया। 1971 का चुनाव और कांग्रेस की बहाली। इंदिरा गांधी की सरकार ने 1970 में लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की और लोकसभा के 5वें आम चुनाव फरवरी 1971 में हुए। अब प्रतियोगिता किन किन लोगों के बीच में थी वो हम देखते हैं। 1971 के चुनाव में सभी प्रमुख गैर कम्युनिस्ट, गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों ने ग्रेट अलायंस के रूप में चुनावी गठबंधन का गठन किया। हम ग्रेट अलायंस के रूप में देखते हैं क्या कि यहाँ पे गैर कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, गैर कांग्रेसी दल भी थे, तो इन सब लोगों ने मिलकर एक ग्रेट अलायंस तैयार किया। इंदिरा गांधी ने कहा था कि विपक्षी गठबंधन के पास केवल एक सह कार्यक्रम इंदिरा हटाओ था। इसके विपरीत उसने प्रसिद्ध नारे गरीबी हटाओ में एक सकारात्मक कार्यक्रम को रखा, यानी कि जो इंदिरा गांधी का उस समय जो नारा था वो क्या था, गरीबी हटाओ, और बाकी जो इनके अपोजिट पार्टियां थी सारी, उनका क्या था, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, इस तरह से। तो यह नारा जो है, इसके बाद के कार्यक्रम इंदिरा गांधी के स्वतंत्र राष्ट्रव्यापी राजनीतिक आधार बनाने की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा थे। परिणाम और प्रभाव के बाद क्या थे? 1971 के लोकसभा चुनाव के नतीजे नाटकीय थे, क्योंकि कांग्रेस आरसीपीआई गठबंधन ने पहले 4 आम चुनाव में कांग्रेस की तुलना में अधिक सीटें और वोट जीते। उन्होंने लोकसभा में 375 सीटें जीती और 48.4% वोट हासिल की। इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ने अपने दम पर लगभग 44% लोकप्रिय मतों के साथ 352 सीटें जीती। विपक्ष के महागठबंधन ने शानदार विफलता साबित की। सीटों की उनकी संयुक्त संख्या 40 से भी कम थी। तो मरम्मत, अब ये क्या है, इंदिरा गांधी ने कई तरह के तरीकों से पार्टी का फिर से आविष्कार किया था। अब ये एक नई कांग्रेस थी जो उभरी थी, जबकि कांग्रेस ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली और इंदिरा गांधी ने अभूतपूर्व राजनीतिक अधिकार की स्थिति ग्रहण कर ली। लोगों की आकांक्षाओं की लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के लिए रिक्त स्थान वास्तव में सिकुड़ गए। अब क्या होता है कि जो विकास है, विकास और आर्थिक अभाव के मुद्दे के इर्द गिर्द लोकप्रिय अशांति और गतिशीलता बढ़ती रही, यानी कि ये सब जो मुद्दे हैं इनकी गतिशीलता बढ़ती रही उस समय। इस तरह से हम क्या देखते हैं, जो कांग्रेस के भीतर के जो नेता होते हैं बड़े बड़े, वो क्या सोच के इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाते हैं कि जो इंदिरा गांधी है वो अनुभवी नहीं है राजनीति में, तो वो उनके अनुसार कार्य करेंगी। मंत्रियों की नियुक्ति हो या किसी भी चीज़ से, मुद्दे से रिलेटेड, वो उनसे मतलब समर्थन लेंगे। लेकिन क्या था कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने सारे जो फैसले हैं वो अपने आप ही लेने, स्वतंत्र तरीके से लेने शुरू किए, जो इनके नेताओं को पसंद नहीं आए। तो इस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है वो खुद ही अपने आप ही विरोध का एक कारण बनी।